वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताऊं तो बहुत ही खुश हूं क्योंकि 5-6 दिन के बाद आज जाकर मेरा गला खुला है, यानी कि फुल एनर्जी के साथ होगा एक्सप्लेनेशन। और इसी खुशी में हम आपके लिए लेकर आ गए एक ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है ऑपरेशन अनडेड। अब ज़ॉम्बी मूवी है तो इंट्रो देना तो बेकार ही है ना। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो मूवी की शुरुआत में एक आर्मी टीम को दिखाते हैं जहां कुछ सोल्जर्स जिन्होंने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की है वो बड़ा मजा कर रहे होते हैं। तब उनका सीनियर ऑफिसर आकर उनको डांटता है कि बाहर युद्ध चल रहा है, कुछ ख्याल भी है उसका। यहाँ पर खेलने के लाए हो क्या तुम लोग? चलो अब जल्दी जल्दी अपनी फोटोज खिंचवा लो। एंड वो भी एक एक करके अपनी फोटोज खिंचवा लेते हैं। अगले सीन में सोल्जर्स एक बोट में चढ़ते हैं जहां पर दूसरा सोल्जर एक लड़की के साथ बड़ा इंटीमेट हो रहा होता है। ये लोग उसको देखने जाते हैं। एक सोल्जर तो बाहर बैठा पैसे ले रहा होता है और जो पैसे देता है उन्हीं को वो देखने के लिए अलाउ करता है, यानी कि एक तरफ से टिकट सिस्टम। उनकी बेहुदा हरकत को चीफ देख लेता है और फिर सभी को मार भगा रहा होता है। पर क्या करते हैं वो देखो, कैप्टन पर नेट फेंक कर वहां से भाग जाते हैं और फिर वो पनिशमेंट के तौर पर सभी को बीच पे पुशअप्स करवाता है। पर वो तो पुशअप्स करते करते कैप्टन को ही पानी में फेंक देते हैं। दूसरी ओर दोस्तों मैक नाम के एक आर्मी ऑफिसर को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है। जब वो बताती है ना कि वो प्रेग्नेंट है तो मैक बड़ा खुश होता है और कहता है कि चलो मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा, फिलहाल ये रिंग पहन लो। वो भी बड़ी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच बोट में एक आदमी आकर बताता है कि वेपन से भरा दुश्मनों का बोट इलाके में आ गया है। इस पर मैक तुरंत वहां से निकल जाता है दोस्तों। एक्चुअली मैक थाईलैंड का आर्मी ऑफिसर है और इनके दुश्मन है जापानीज। दूसरी ओर जापान की आर्मी थाईलैंड की आर्मी को हराने का प्लान बना रही होती है। उनका एक साइंटिस्ट होता है जो बताता है कि हमारी जापानीज सेना तेजी से आगे बढ़ तो रही है लेकिन वो काफी नहीं है। हमें चाइनीज और इंडियन आर्मी का मुकाबला करने के लिए अपना हथियार सियांग लेकर पहले जाकर टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कितने काबिलियत वाले हैं। कहकर वो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें पता चलता है कि साइंटिस्ट सोल्जर्स पर कोई टेस्ट कर रहा है। उनके मुंह में कोई कीड़ा जैसा कुछ डालता है तो वो अचानक से कुछ खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बाकी ऑफिसर्स इस टेस्ट को सपोर्ट नहीं करते लेकिन उनका जनरल इस टेस्ट को करवाना चाहता है और किसी भी तरह ये युद्ध जीतना चाहता है। दूसरी ओर थाईलैंड की आर्मी अटैक के लिए अपने हर सोल्जर को इकट्ठा कर रही होती है। शुरुआत में जो यंग सोल्जर्स की टीम दिखाई गई थी ना, उनमें से एक सोल्जर घर आ जाता है। इसका नाम है गैब्रियल। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बेटा चिकन बना के रखा हुआ है, खा लो। वो भी अंदर जाता है लेकिन तब एक ऑफिसर माँ से कहता है कि युद्ध चल रहा है और आपके बेटे को अभी कैंप में जाना होगा। पर माँ कहती है कि मेरा पति भी आर्मी में था और युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा, अब मैं अपने बेटे को भी ऐसी मौत नहीं मरने दूंगी। इसी बीच गैब्रियल पीछे से दरवाजे से भाग जाता है दोस्तों, लेकिन मैक उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि मैं एक जगह छुपने जा रहा हूँ, आप भी चल सकते हो मेरे साथ। मैक कहता है कि तुम्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ, हमेशा प्रॉब्लम से भागने की आदत है तुम्हें, डटकर उसका सामना क्यों नहीं कर लेते। पर वो कहता है कि मैं युद्ध क्यों करूँ, किसी और की लड़ाई में मैं क्यों लड़ूं, मुझे मरना नहीं है, जिंदगी भर अपनी माँ के साथ आराम से रहना है मुझे। मेरे पिता तो मर गए युद्ध में, अब मुझे भी मार डालना चाहते हो क्या? मैं कहता है कि देखो तुम्हारे पिता युद्ध भूमि में मरे जरूर थे लेकिन लड़ते हुए नहीं। उन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की थी इसलिए उनकी जान गई, पर उससे बड़ी गद्दारी तो तुम कर रहे हो। जब देश को तुम्हारी जरूरत है तब तुम कायरों की तरह भाग रहे हो, तुम्हें इसको लड़ना होगा। अब तुम खुद ही बताओ, तुम इससे लड़ने जा रहे हो या फिर जिंदगी भर यूं ही प्रॉब्लम से भागते रहने का इरादा है तुम्हारा? फैसला तुम्हारा खुद का है, कहकर मैक चला जाता है। अब गैब्रियल भी सोच में पड़ जाता है कि यार क्या करूं, और जब उसका कंफ्यूजन क्लियर होता है तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर युद्ध करने का करता है फैसला। पर वहां पर दोस्तों हर तरफ बमबारी, गन शॉट्स, हर तरह का हमला चल रहा होता है। गैब्रियल की टीम उसको हैंडल ही नहीं कर पाती क्योंकि सारे नए सोल्जर्स होते हैं, तो वो जंगल के अंदर भाग जाते हैं बचने के लिए। पर तभी समुद्र तट पर एक पेटी को दिखाते हैं जिसके अंदर ही है दोस्तों वो खतरनाक ज़ॉम्बी जिसे जापानीज ने यहाँ छोड़ दिया है। गैब्रियल की टीम जंगल में भाग रहे होते हैं तो देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने इनके कुछ सोल्जर्स को काट लिया है और वो भी दोस्तों ज़ॉम्बीज बन के घूम रहे हैं। एक ज़ॉम्बी ने तो इनके एक सोल्जर का सर काट कर पेड़ पर लटका दिया होता है। इससे गैब्रियल की टीम बिल्कुल बौखला जाती, मतलब उनकी समझ में नहीं आता क्या करे। सभी दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। ज़ॉम्बीज तो एक एक करके सोल्जर्स को काट ही रहे होते हैं तो गैब्रियल अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है, लेकिन अचानक उसे लगता है जैसे वो एक दलदल में फंस गया है। वो बचाव के लिए चिल्लाता है लेकिन वो पूरी तरह से अंदर डूब जाता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर खींचता है और ये कोई और नहीं, एक ज़ॉम्बी है। ये देखकर गैब्रियल चिल्लाने लगता है। यहाँ से सीधा कट करके जापानीज जनरल को दिखाते हैं जिसे खबर मिली होती है कि थाईलैंड के सोल्जर्स चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो, ना कि ऐसी कोई लड़ाई जहां दोनों तरफ के सोल्जर्स बस मरें। फिर थाईलैंड आर्मी सर्वे करती है कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए, पर वहां का दृश्य देखकर वो चौंक जाते हैं। सोल्जर्स के शरीर से मांस निकाल दिया गया था और उनकी हड्डियां रस्सियों पर लटक रही थी। वो उस रस्सी को जरा हटाकर आगे बढ़ते हैं तो रस्सी के हिलने से वहां कोई आवाज आती है
और आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज इनकी ओर आ जाते हैं। ये लोग भी अंधाधुंध शूट करने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने गन्स को रिलोड करके मुड़ते हैं ना, तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं होता और वो देखते हैं कि उनके लीडर का सर फाड़कर एक ज़ॉम्बी उसका दिमाग चबाकर खा रहा होता है। तभी दोस्तों ज़ॉम्बीज इन सभी को घेर लेते हैं और इन्हें काट कर बुरी तरह खा भी जाते हैं। यहाँ से सीधे मैक को दिखाते हैं जो अपने सोल्जर्स को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गए सभी। वहां पर एक कुआं होता है जो कि असल में एक ट्रैप था, जिसके अंदर मैक का एक सोल्जर ऑलरेडी फंसा हुआ था। मैक उसे बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर रस्सी बांध कर अंदर उतरता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब वो सोल्जर मुड़ता है तो मैक चौंक जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी आंखें, नाक, कान, मुंह सब कुछ नोच कर निकाल दिया था ज़ॉम्बीज ने और वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। फिर मैक उससे बचने के लिए एक नुकीली लकड़ी उसके मुंह में घुसाकर वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पैर पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी वहां पर जलती हुई लकड़ी निकालकर मैक उसके मुंह पे दे मारता है और ज़ॉम्बीज इस तरह जलने लग जाता है। इस तरह यहाँ से मैक भी बच निकलता है और अपने जनरल को बताता है कि हमारे सोल्जर्स की दुर्दशा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस सोल्जर को मैंने देखा उसके मुंह में ना आंखें थी, ना कान था, ना नाक। कोई जानवर या कोई कुछ और चीज उसके मुंह को कुतर चुका था शायद, लेकिन वो सोल्जर भी खुद एक नरभक्षी बन गया था और मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, पर बड़ी मुश्किल से मैं बच निकला। वो भी पूछते हैं कि अरे तुमने कहीं किसी भूत को तो नहीं देख लिया जो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैक कहता है कि नहीं, भूत नहीं था, मैं उसे छू पाया था। तभी एक साइंटिस्ट पूछता है कि तुमने उसे कहाँ देखा। मैक उसे कुछ बता ही रहा होता है कि यहाँ से सीधे कट करके दूसरी ओर दोस्तों उन सोल्जर्स की लाशों को दिखाते हैं और यहाँ पर गैब्रियल दोस्तों, जो खुद एक ज़ॉम्बी बन गया था, वो उठ खड़ा होता है। उसके सामने से एक तितली उड़ रही होती है तो उसे लगता है जैसे वो स्लो मोशन में उड़ रही है और उसे ये भी याद आता है कि उसने और उसके साथियों ने कई सोल्जर्स को काट कर खा लिया है। वहां पर एक औरत भी होती है जिसके हृदय को ज़ॉम्बीज ने उखाड़ कर खा लिया था। इतना ही नहीं, खुद गैब्रियल ने उस औरत की बेटी को काट कर खा लिया था। ये सारी बातें याद आने पर गैब्रियल बड़ा चीखता चिल्लाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है साइंटिस्ट के लैब में। तो वो एक वीडियो देख रहा होता है। उसने अपना वायरस चूहों पर टेस्ट किया था और उसे पता चल गया था कि वायरस इन्फेक्शन से वो मरे नहीं, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग और वायलेंट हो गए थे। इसीलिए उसने उन वायरस को कीड़ों के जरिए सोल्जर्स पर टेस्ट किया था। लेकिन इस वायरस की एक खास बात बताऊं दोस्तों, कि इससे इन्फेक्ट होकर जब कोई ज़ॉम्बी बनता है तो वो दूसरे इंसानों को खाता है, कभी किसी दूसरे ज़ॉम्बी को नहीं खाता, जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी में होता ही है। लेकिन वायरस म्यूटेट होकर भी कभी भी कोई भी खतरनाक रूप ले सकता है। एक और बात पता चलती है कि ऐसे बने ज़ॉम्बीज को बहुत भूख लगती है और वो कई इंसानों को एक ही बार में आराम से खा सकते हैं। इस तरह वहां पर वो उस वायरस के बारे में एक रिपोर्ट लिख रहा होता है। दूसरी ओर गैब्रियल और उसके साथी जो ज़ॉम्बीज बन गए थे, उन्होंने कई दूसरे सोल्जर्स को काट खाया था। तो वहां पर एक लॉकेट पड़ा होता है जिसमें गैब्रियल और उसकी माँ की फोटो होती है। अब फिलहाल तो वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है ना, लेकिन फिर भी उस फोटो को देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है। यहाँ मैक कैंप में लौटता है दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो कि एक नर्स है। वो घबराकर पूछती है कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ। वो कहता है कि बस कुछ नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। वैसे क्या तुमने गैब्रियल को कहीं देखा है? वो भी ना में जवाब देती है दोस्तों। और यहाँ पर मैक को लगता है कि शायद वो कैंप छोड़कर ही भाग गया होगा, जैसे हमेशा करता है वैसा ही। लेकिन तभी एक घायल सोल्जर कहता है कि नहीं सर, वो तो हमारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ रहा था। अब मैक चौंक जाता है कि अगर तुम्हारे साथ था तो अब कहाँ गया। पर इतने में मैक का चीफ कहता है कि हमें अभी चलना होगा क्योंकि जापानीज चीफ हमसे मिलना चाहते हैं। वो साइंटिस्ट से मिलते हैं तो वो एक सवाल पूछता है कि सोच लो, दो सोल्जर्स हैं, उनमें से एक अपने देश के लिए मरना चाहता है और दूसरा जीना चाहता है, तो इन दोनों में से ज्यादा देश प्रेमी कौन हुआ? चीफ कहता है कि जो अपने देश के लिए जान देना चाहता है वही है सच्चा देश प्रेमी। अब वो पूछता है कि उन दोनों में से कौन कई सालों तक अपने देश की सेवा कर पाएगा। मैक कहता है कि वही सोल्जर जो जीना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा रहकर कई सालों तक अपने देशवासियों की सेवा कर सकता है। और तब साइंटिस्ट बताता है कि हमने अपने देश में एक रिसर्च किया और एक ज़ॉम्बी वायरस का पता लगाया। हमने उस ज़ॉम्बी वायरस से एक सोल्जर को इन्फेक्ट किया और उसे यहाँ छोड़ दिया था। पर मैक कहता है कि यहाँ जो सोल्जर मैंने देखा वो जापानीज तो नहीं था, बल्कि हमारा अपना सोल्जर था। तब साइंटिस्ट कहता है कि हमने तुम्हारे सोल्जर का खात्मा करने के लिए उस ज़ॉम्बी को यहाँ छोड़ा था, लेकिन अब वो हर किसी को काट कर ज़ॉम्बी बना रहा है, इसलिए मैंने आपसे बात कर लेना इंपॉर्टेंट समझा। अब थाईलैंड चीफ कहता है कि हमें ये बात तुरंत अपने सोल्जर को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। पर तभी दोस्तों वहाँ जापानीज चीफ आकर कहता है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हारे सोल्जर्स जो मरे सो मरे, लेकिन बाकियों को अगर जिंदा बचाना है तो हमारा साथ दो, हम उस ज़ॉम्बी को ढूंढ कर ले जाएंगे। और तुम्हारी सरकार से बात करके हमने ये ऑर्डर भी ले लिया है। ये कहकर वो चीफ उनकी सरकार का ऑर्डर उनको दिखाता है, जिसमें लिखा है कि इनकी आर्मी को जापानीज के साथ मिलकर उस ओरिजिनल ज़ॉम्बी को ढूंढना है। और ना चाहते हुए भी चीफ को अपनी सरकार का ऑर्डर मानना पड़ता है और वो इस तरह करते हैं जापानीज की मदद। दूसरी ओर दोस्तों गैब्रियल को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बी होने के बावजूद बहुत ही गिल्टी फील करता है और उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक छोटी लड़की को खा लिया था।
वो एक गन उठाकर खुद को शूट करने ही वाला होता है कि अचानक उसके शरीर से कोई द्रव निकलता है और कुछ ही देर में उसका शरीर जलने लग जाता है। जलन के मारे वो चिल्लाता है और तभी दूसरा ज़ॉम्बी उसे मिट्टी में गिराकर उसके मुंह पे मिट्टी का लेप लगाता है, यानी वो गैब्रियल को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के अगले पड़ाव में उस वायरस का दूसरा स्ट्रेन एक चूहे पर इंजेक्ट किया होता है और अचानक उस चूहे के शरीर से दोस्तों वही द्रव निकलता है जिससे कि शरीर में आग लग जाती है। शायद यही चीज गैब्रियल के साथ भी हो रही है। ऐसा लगता है कि जब ज़ॉम्बी हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उनके शरीर से ये चीज निकलती है। शायद गैब्रियल खुदकुशी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो गया था, इसीलिए उसके शरीर से ये चीज निकली। अगले सीन में गैब्रियल और दूसरे ज़ॉम्बीज एक गुफा में होते हैं। एक ज़ॉम्बी जिसने गैब्रियल की जान बचाई थी वो कहीं से एक खरगोश पकड़ कर लेकर आता है और अपने साथियों को खाने के लिए देता है। फिर वो एक लीडर की तरह उन पर हुक्म भी जताता है और बाकी ज़ॉम्बीज उसका कहा भी मानते हैं। चलिए अगले दिन की बात है। जापानीज और थाईलैंड सोल्जर जंगल में इन ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ गए। जापानीज चीफ का बेटा बताता है कि उसने कुछ ज़ॉम्बीज को देखा था। अब जापानीज चीफ मैक से पूछता है कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। इसी बीच वहां ज़ॉम्बीज को दिखाते हैं जिनके लीडर के पॉकेट में एक फोटो होती है। वो उसे निकाल कर देखने लगता है। शायद ये उसका परिवार था और वो इमोशनल होने लग जाता है। सिर्फ वो लीडर ही नहीं, यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज के अंदर इंसानों के इमोशंस बचे हुए हैं। गैब्रियल भी अपनी माँ के बारे में सोचकर रोने लग जाता है। तब दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि मैक ने गैब्रियल की माँ से बात की थी कि इसे भी आप आर्मी में भेज दो, पर गैब्रियल ने कहा था कि मैं तो कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करूंगा, तुम जाके ज्वाइन कर लो और मरो मेरे पिता की तरह। लेकिन उसके बाद गैब्रियल ने खुद आर्मी ज्वाइन की थी दोस्तों। अगले दिन गैब्रियल अपनी माँ की फोटो को साफ कर रहा होता है। अब इस ग्रुप के लीडर को उसकी वाइफ दिखाई देती है। दूसरी ओर बाकी ज़ॉम्बीज एक बड़ी गाय को काट कर खा रहे होते हैं, पर एक ज़ॉम्बी कहता है कि मेरी भूख ही नहीं मिट रही, मुझे इंसान का मांस खाना है, चलो जंगल के अंदर जाकर किसी इंसान को ढूंढते हैं। बाकी ज़ॉम्बीज तो मान जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं नहीं, हमें इंसानों को नहीं खाना चाहिए। इस पर तो सारे ज़ॉम्बीज गुस्से में उसी को कुतरने लगते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी जंगल में अकेला जा रहा होता है तो जापानीज सोल्जर्स उसे देख लेते हैं। उनका चीफ एक चाकू से अपना हाथ जरा काट लेता है और उसके खून की बू उस ज़ॉम्बी को चल जाती है पता। वो चीफ की ओर चलाता है तो एक नुकीले रॉड से उसके शरीर में घुसाकर उसे पकड़ लिया जाता है। ज़ॉम्बीज का लीडर यहाँ अपनी वाइफ को देख रहा होता है जो कि उसका एक इल्यूजन है। उसकी वाइफ कहती है तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। एंड इस पर वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। और जब ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उनके शरीर से वही चीज निकलती है और शरीर में आग लग जाती है। सेम चीज लीडर के साथ भी होती है और गैब्रियल के सामने वो जलकर राख हो जाता है। अब गैब्रियल हो जाता है परेशान। यहाँ जापानीज सोल्जर जिस ज़ॉम्बी को पकड़ कर लेकर आए थे ना, उसे एक पिंजरे में बंद करके उस पर पानी डालकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। मैक भी कहता है कि अरे उसको मार डालना चाहते हो तो मार डालो, इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हो। साइंटिस्ट कहता है कि इस पर और भी कई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तभी हम ज़ॉम्बीज के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे। इतने में दोस्तों वो ज़ॉम्बी अपने शरीर में खोपा हुआ जो रॉड है ना, उसे निकालकर पिंजरे को हिलाने लगता है। जापानीज सोल्जर्स उसे लगातार शूट करते हैं पर वो ऐसे मरने वाला थोड़ी है। और फिर वो ज़ॉम्बी गुस्से में गुर्राने लग जाता है। दूसरी ओर गुफा में बैठे ज़ॉम्बीज एक दूसरे से बातें करते हैं। और दोस्तों ये उन रेयर मूवीज में से एक लगती है जिसमें ज़ॉम्बीज के इमोशंस हैं और वो एक दूसरे से बात भी करते हैं। एक ज़ॉम्बी पूछता है कि अगर तुम सोल्जर नहीं होते तो क्या कर रहे होते। कितनी बढ़िया बात पूछी यार इसने। एक ज़ॉम्बी कहता है कि मैं तो अपने पापा के दुकान पे काम कर रहा होता। दूसरा कहता है मैं तो लॉयर होता। तीसरा कहता है कि मैं तो और पढ़ता और बड़ी नौकरी में ज्वाइन करके अपनी माँ को अपनी कमाई ला कर देता। यहाँ पिंजरे में बंद ज़ॉम्बी को देखकर चीफ कहता है कि ये ज़ॉम्बी शरीर से ताकतवर जरूर है लेकिन मन बड़ा कमजोर है इसका। तो वो उस ज़ॉम्बी के पिता को वहां पकड़ कर लाने को कहता है। अपने पिता को देखकर वो ज़ॉम्बी बहुत रोता है कि मुझे बचा लो पापा, पर जापानीज चीफ झट से चाकू उसके पिता के सर में उतार देता है। और यहाँ मैक बौखला जाता है और चीफ पर बहुत ही गुस्सा होता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। ज़ॉम्बी भी रोता तड़पता है। और जब गुफा में बैठे ज़ॉम्बी रियलाइज करते हैं कि उनका साथी जिसका नाम काय है वो गायब है। काय दोस्तों वही ज़ॉम्बी है, पता है आपको, जिसे जापानीज चीफ ने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अब ये ज़ॉम्बीज भी काय को ढूंढने के लिए पास के गांव की ओर निकलते हैं। यहाँ मैक जापानीज सोल्जर से लड़ता है कि एक मासूम बुजुर्ग की जान क्यों ली तुमने, पर थाईलैंड का चीफ उसे शांत करता है कि सब्र से काम लो। इसी बीच जापानीज चीफ पिंजरे के अंदर एक गैस छोड़ता है, लेकिन दोस्तों मैक ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उनसे भिड़ जाता है, लेकिन वो अपने गन्स दिखाकर उसको धमका देते हैं। अब जापानीज चीफ थाईलैंड के चीफ से कहता है कि देखो तुम्हारा ऑफिसर कुछ ज्यादा उछल रहा है, इसे कहो कि अपने दायरे में रहे वरना अच्छा नहीं होगा। मैक का चीफ तुरंत कहता है कि मैक मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है अभी के अभी, अब तुम आर्मी में नहीं हो, जा सकते हो तुरंत। और दोस्तों उनके जाने के बाद जापानीज सोल्जर्स जंजीरों से काय का हाथ बांधकर उसे उसके पिता की बॉडी को खाने पे मजबूर करते हैं। वो बेचारा भूख के मारे उन्हें खाने लग जाता है। जापानीज चीफ साइंटिस्ट से कहता है कि तुम्हारा ज़ॉम्बी वायरस तो एकदम कमाल का है, इसके जरिए हम दुश्मनों की पूरी आर्मी को मिटा सकते हैं।
लेकिन zombies को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन zombies को खत्म करने का कोई रास्ता हो तो बताओ। अब साइंटिस्ट कहता है कि एक भी zombie की जान ली ना तो तुम्हें उड़ा दूंगा। मुझे सारे के सारे जिंदा चाहिए, वरना मैं आगे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। असल में दोस्तों ये लोग जानते हैं कि zombies एक दूसरे से बहुत ही अटैच्ड हैं। अगर एक zombie गायब हुआ तो उसे ढूंढते हुए उसके साथ ही जरूर बाहर निकलेंगे। इसीलिए चीफ हर जगह पे अपने आदमी खड़ा करना चाहता है। गांव में एक औरत भेड़ बकरी वगैरह की बलि चढ़ाकर अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही होती है, क्योंकि उसका पति घर नहीं लौटा। उसकी बेटी भी उसके साथ होती है। इसी बीच मैक की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं जो काम के बाद साइकिल में घर जा रही होती है। अचानक उसकी साइकिल का हेडलाइट ऑफ हो जाता है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश में लगी होती है। अचानक वो देखती है कि एक इंसान जिसकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा है ही नहीं, वो वहां पर आ गया है और धड़ करके गिर जाता है। देखकर वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। दूसरी ओर जो ज़ॉम्बी काय की तलाश में निकले थे ना, वो गांव में घुसकर लोगों को काटने लगते हैं। उनमें से इस औरत का पति भी होता है जो कि पुजारी को ही काटने लगता है, और ये वही पुजारी है जो उसके लिए पूजा करवाने के लिए आया था। अपने पति को इस तरह देखकर वो अपनी बेटी को लेकर वहां से तुरंत भागती है। यहाँ गैब्रियल की माँ देखती है कि उसके घर की ओर कोई आ रहा है। शायद गैब्रियल आया है ये सोचकर वो दरवाजा खोलती है, पर वहां पर खड़ा होता है मैक। वो पूछती कि मेरा बेटा कहाँ पर है, जिंदा है या मर गया? अगर मर गया है तो कम से कम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी बॉडी तो मुझे लाकर दे दो। मैक कहता है कि वो जिंदा है, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर गैब्रियल की माँ खुश होकर मैक को गले लगा लेती है। इसी बीच घर के अंदर दिखाते हैं कि गैब्रियल दोस्तों पलंग के नीचे छुपा हुआ है और इनकी बातें सुनकर बेचारा बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां से चला भी जाता है। इतने में मैक की गर्लफ्रेंड वहां भागी चली आती है। वो बताती कि सुनो, मैंने इंसान के रूप में एक जानवर को देखा, वो हर किसी को खा रहा है। मैक गैब्रियल की माँ को गन देकर कहता है कि सतर्क रहना, अगर आप किसी अजीब रूप को देखें जो इंसान जैसा नहीं दिखता तो उसे शूट कर दीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर वो पास आए तो आप उसको आग से जला दीजिए। ये कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों थाईलैंड का चीफ और कैप्टन उस औरत के पति को पकड़ने के लिए आते हैं जो ज़ॉम्बी बन चुका था, पर वो तो अपनी वाइफ और बेटी को चेस कर रहा होता है। वो दोनों भी डर के मारे भाग ही रही होती है। अचानक बच्ची नीचे गिर जाती है तो ज़ॉम्बी कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर उसका डरावना रूप देखकर उसकी वाइफ कहती है कि बेटी मेरे पास आ जाओ। लेकिन दोस्तों बेटी को पापा से बहुत ही प्यार है तो वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और पापा के पास जाकर उसके गले लग जाती है। और ये ज़ॉम्बी वो कुछ नहीं करता बल्कि उसके सर पे प्यार से अपना हाथ फेरता है। वो भी रोती है बेचारी कि पापा आपको क्या हो गया है, आपके मुंह में इतनी चोटें क्यों लगी हुई है? ज़ॉम्बी बेचारा घुटने टेक देता है, लेकिन तभी जापानी सोल्जर एक वायर शूट करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है और वो ज़ॉम्बी की वाइफ और बेटी को घायल कर जाता है। माँ और बेटी दोनों स्पॉट पर मर जाती है और अब वो ज़ॉम्बी गुस्से में चिल्लाता है और उसकी आवाज को सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। जापानी सोल्जर्स उन सभी को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो चीज थाईलैंड के चीफ और कैप्टन से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज उनके अपने सोल्जर्स हैं। वो भले ही ज़ॉम्बीज बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर इमोशन इंसान वाले ही हैं। और तो और उन्हें ज़ॉम्बी बनाया ही तो जापानीज वालों ने है। तो ये लोग भी गुस्से में गन निकालकर जापानी सोल्जर्स को शूट करने लगते हैं। शूटआउट में थाईलैंड का चीफ और कैप्टन दोस्तों दोनों मारे जाते हैं और जापानी सोल्जर्स भी बहुत देर ज़ॉम्बीज से मुकाबला नहीं कर पाते और वहां से भाग खड़े होते हैं। तब पता चलता है इस ज़ॉम्बी ग्रुप में गैब्रियल भी है। अपने चीफ और कैप्टन को मरा पड़ा देखकर वो बहुत रोता है, क्योंकि शुरू में दोस्तों आपने देखा होगा कि वो कैसे अपने कैप्टन के साथ मस्ती करते थे और कैप्टन भी उन्हें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करता था। इतने में वहां पर मैक आ जाता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज सोल्जर्स को खा रहे हैं। जब वो गैब्रियल को देखता है ना तो उसे लगता है कि गैब्रियल और उसके साथियों ने मिलकर कैप्टन और चीफ को मारा और अब उन्हें वो खा रहे हैं, इसलिए वो गैब्रियल को शूट करने लगता है। गैब्रियल बार बार कहता है कि मुझे भूल गए क्या, मैं हूँ, लेकिन मैक उसकी एक नहीं सुनता और उसे अंधाधुंध शूट करने लगता है। गैब्रियल एक पहाड़ के एज पर खड़ा हो जाता है और जब मैक उसे फिर शूट करता है तो वो नीचे गिर जाता है। मैक ने उसे शूट तो कर दिया था, लेकिन वो बड़ा दुखी होता है क्योंकि गैब्रियल उसका छोटा भाई जैसा था और बचपन से मैक उसको जानता था। पर यहाँ पर आता है दोस्तों एक ट्विस्ट, क्योंकि गैब्रियल मरा नहीं, वो उठ कर आता है और मैक को ही काटने लग जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि मैक भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब दूसरी ओर साइंटिस्ट जापानीज चीफ के बेटे को बताता है कि तुम्हारे पिता ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता। ज़ॉम्बीज वायरस से इन्फेक्ट होकर जब कोई ज़ॉम्बी बनता है ना और वो इमोशनल होता है तो उसका शरीर एक तरह का द्रव बनाता है जिससे कि वो खुद जलकर राख हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। तब तक हम किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं मारेंगे। अगर वो खुद राख हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक और चीज नोट करने वाली है, अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है।
zombies हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कहकर वो एक और वीडियो प्ले करता है जिसमें बताया जाता है कि जब ज़ॉम्बी जलकर राख होते हैं तो उस राख से उनके रीजनरेट होने के भी चांसेस हैं। चीफ का बेटा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना देशद्रोह है? वो भी कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने जो ये ज़ॉम्बी वायरस बनाने को कहा, क्या वो देशद्रोह नहीं लगा तुम्हें? चीफ का बेटा भी कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज खुद जलकर मर जाएंगे तो हम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? साइंटिस्ट कहता है कि ये उतना आसान भी नहीं है। ज़ॉम्बीज जिसे भी काटेंगे वो खुद ज़ॉम्बी बन जाएंगे, हजारों लाखों लोग इन्फेक्ट होते रहेंगे। तुम्हारे पिता चाहे जितने भी कोशिश कर लें, कितने ही सोल्जर्स को काम पे लगा दें, ज़ॉम्बीज को मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर जैपनीज चीफ ने कुछ सोल्जर्स के परिवार वालों को बुलाया होता है, जिसमें मैक की गर्लफ्रेंड और गैब्रियल की माँ भी है। वो उन्हें बताता है कि जंगल में हमने कई थाईलैंड सोल्जर को मरा पड़ा देखा था, ये उनकी फोटोज हैं, आप देखकर बताइए इनमें से आपके परिवार का कोई है या फिर नहीं। पर चीफ ने यहाँ मरे हुए सोल्जर्स की फोटो के साथ उन सोल्जर्स की भी फोटो रखी थी जो ज़ॉम्बी बन गए थे। अपने भाई, बेटे या पति की फोटोज को देखकर वो लोग बड़े रोते हैं। गैब्रियल की माँ फूट फूट कर रोती है कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। फिर जापानीज चीफ थाईलैंड के एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर से कहता है, आप अपनी रिपोर्ट में ये लिखिए कि गांव वाले और आपके सोल्जर्स युद्ध में मारे गए। वो पूछता है कि मैं बिना किसी वजह ऐसा क्यों लिखूंगा? इस पर चीफ कहता है कि ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए हम इन सब की जान लेने वाले हैं। ऑफिसर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए? ज़ॉम्बीज लगभग जानवर हैं और ये नॉर्मल इंसान, इन्हें क्यों मरवाना चाहते हो? चीफ कहता है कि सुनो सुनो, मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा, तुम्हारे सुपीरियर से सारी परमिशन मिल चुकी है मुझे। फिर दोस्तों एक बॉक्स को दिखाते हैं जिसमें इन लोगों ने एक ज़ॉम्बी को बंदी बना के रखा हुआ है। यहाँ गैब्रियल गुफा में जाता है तो वहाँ बाकी ज़ॉम्बीज ना गैब्रियल के दोस्त का सर काट कर खा रहे होते हैं। गैब्रियल को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है। अब वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी जिसकी वाइफ और बेटी को जापानीज सोल्जर्स ने मार डाला था, वो उन्हें समझाता है कि हमें दुश्मनों से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ। इनमें एक और ज़ॉम्बी गुफा में आता है, ये काय है जिसे जापानीज सोल्जर्स ने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। गैब्रियल पूछता है कि तुम कहां पर थे? वो बताता है कि मैं जापानीज सोल्जर्स के कब्जे में था। मुझे ये भी पता चला है कि वो तुम्हारी माँ और दूसरे लोगों को बंदी बना चुके हैं और कल उन्हें मार डालेंगे। पर गैब्रियल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझे जापानीज का कोई ट्रैप लग रहा है। काय कहता है कि उन लोगों ने तो मेरी वाइफ और बेटी को भी मार डाला, मैं दूसरे लोगों को उनके हाथ मरने नहीं दूंगा। वो बाकी लोगों को कहता है कि अगर तुम सभी को अपने परिवार वालों को बचाना है तो मेरे साथ आ जाओ, वरना इस गैब्रियल की तरह बुज़दिल होकर यहीं पर छुपे रहो। अब बाकी ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे चल देते हैं। अगली सुबह जापानीज सोल्जर्स गांव वालों को एक जगह पर लेकर आते हैं कि यहीं पर आपके बेटे की लाशें पड़ी हुई है। इसी बीच जापानीज सोल्जर्स गन्स लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ज़ॉम्बीज अपने परिवार वालों को बचाने के लिए उसी जगह पर आ रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज को देखते सोल्जर्स उनके परिवार वालों को अंधाधुंध शूट करने लग जाते हैं। गैब्रियल की आंखों के सामने उसकी माँ को गोली से उड़ा दिया जाता है। मैक की गर्लफ्रेंड को भी वो शूट कर देते हैं। मैक बेचारा देखता रह जाता है। बाकी लोगों को भी वो शूट करने लगते हैं। ये देखकर सारे ज़ॉम्बीज अपने परिवार वालों के पास भाग कर आते हैं और उनसे लिपट जाते हैं। मौका पाकर जापानीज चीफ उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज एक पिंजरे में पकड़ जाते हैं। गैब्रियल की तो माँ मर चुकी थी, लेकिन मैक की गर्लफ्रेंड जिंदा होती है। तब मैक एक पल के लिए सोचता है और झट से अपनी गर्लफ्रेंड को काट देता है, जिससे कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरे पड़ा देखकर ज़ॉम्बीज को बड़ा गुस्सा आता है और सभी मिलकर उस पिंजरे को तोड़ देते हैं। फिर जापानीज सोल्जर्स को काट कर उन्हें भी अपनी तरह ज़ॉम्बीज बना देते हैं। सबसे पहले तो जापानीज चीफ का बेटा ज़ॉम्बी बनता है। चीफ एक मिनट भी नहीं सोचता और अपने बेटे को चाकू से काट डालता है। अब सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसी की ओर चले आते हैं तो वो एक ग्रेनेड फेंक कर वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। गैब्रियल मैक से पूछता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों काटा? एक ज़ॉम्बी बनकर जीने से तो अच्छा है कि बेचारी मर ही जाती। मैक कहता है कि मैंने उसे नहीं काटा, जापानीज चीफ ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, देखना तुम। फिर वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर बाकी ज़ॉम्बी से कहता है कि जापानीज ने हमारे परिवार वालों को मिटा डाला, अब हमें उनसे बदला लेना है। हम गांव में जाकर हर किसी को काटेंगे और सभी को ज़ॉम्बीज बना देंगे, फिर सब मिलकर जापानीज सोल्जर्स पर हमला करेंगे। सभी मान जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी कहता है उन्होंने हमारे परिवार वालों को खत्म कर दिया, वो सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अब गांव में और लोगों को काटकर मैं उन्हें भी ज़ॉम्बी नहीं बनाना चाहता, ये गलत है। ये सुनकर मैक को बड़ा गुस्सा आता है और तो और उसकी आंखें काली हो जाती है। वो चाकू से उस ज़ॉम्बी का सर काटने वाला होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है और उसे चाकू लग जाता है। उसका सर धड़ से अलग होकर गिरता है, लेकिन मैक को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उस ज़ॉम्बी को भी काट कर मार डालता है जिसने इनका साथ देने से मना कर दिया था। गैब्रियल को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? मैक कहता है कि तुमने तो कहा था ज़ॉम्बी की बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो मर जाती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। दूसरी ओर जापानीज चीफ अपने साइंटिस्ट को ही
मार डालता है क्योंकि उसने चीफ के खिलाफ जो काम किया था। अगली सुबह जब गैब्रियल जागता है तो उसे पुरानी बातें याद आ जाती है, मतलब जब वो युद्ध में नहीं जाना चाहता था और मैक ने उसे कन्विंस किया था जाने के लिए। फिर वो वाला मोमेंट भी जब उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने शूट किया गया था। ये सब उसे याद आते हैं और उसे अपने पिता, अपनी माँ और मैक की गर्लफ्रेंड का रूप दिखता है जो उसे देख रहे होते हैं। गैब्रियल बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से वो चीज निकलती है, वो द्रव, और वो जलकर राख होने लगता है। लेकिन तब उसे मैक की बात याद आती है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उससे भागने की कोशिश करते रहते हो, प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखो। जब वो ये बात रियलाइज करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यहाँ जापानीज चीफ को साइंटिस्ट के नोट से एक चीज पता चलती है कि ज़ॉम्बीज को जलाकर मारा डाला जा सकता है। वो गुफा में छुपे ज़ॉम्बीज को मार डालने के लिए अपने सोल्जर्स को लेकर जाता है, पर मैक ने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि अगर चीफ अटैक करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। वो भी ठीक उसी वक्त पर चीफ के सोल्जर्स पर हमला करते हैं, पर वो फायर गन से ज़ॉम्बीज को भगाने की कोशिश करते हैं। अब ज़ॉम्बीज भागने लगते हैं तो सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनको एक संकरी जगह में फंसा देते हैं और सारे सोल्जर्स को काट कर उन्हें भी बना देते हैं ज़ॉम्बी। एंड अब सिर्फ बचा होता है चीफ। वो वहां से भाग रहा होता है तो कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ से उठकर अपने मुंह पे मल देता है और चैन की सांस लेता है कि अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये सोचकर वो पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है और मैक और बाकी ज़ॉम्बीज वहां ऑलरेडी खड़े होते हैं। फाइनली वो चीफ को काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं, पर ज़ॉम्बी बनकर भी वो इनसे भागने लगता है तो सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हैं। तभी गैब्रियल फायर गन उठाकर रास्ते में खड़ा हो जाता है जहां से ज़ॉम्बीज बाहर निकलने वाले हैं। मैक और बाकी ज़ॉम्बीज जान जाते हैं कि वो क्या करने वाला है, फिर भी वो गैब्रियल पर हमला नहीं करते। तब मैक को एक बात याद आती है कि जब वो गैब्रियल को युद्ध में जाने के लिए कन्विंस करने गया और उसने कहा था कि तुम युद्ध में आना चाहते हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए देश के लोगों की रक्षा करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही रियलाइज करते हुए मैक गैब्रियल को सैल्यूट करता है और गैब्रियल रोते हुए फायर गन ऑन करके गुफा के सारे ज़ॉम्बीज को जला डालता है, मैक को भी। मैक को जलते देखकर गैब्रियल से दुख बर्दाश्त नहीं होता और तब उसे वो दृश्य दिखता है जब उसने इन सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर बीच पर मजे किए थे। पर गैब्रियल तो खुद ज़ॉम्बी बन चुका है और अब वो जी के करने भी क्या वाला, वो भी अपने साथियों के साथ आग में जलकर मर जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आई थिंक ये पहली मूवी होगी जहाँ पर ज़ॉम्बी, पहली नहीं लेकिन बहुत रेयर मूवी है जहाँ पर ज़ॉम्बी हीरो वाली भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब मूवी के एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं तो दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक चूहे पर अपना नया वायरस टेस्ट किया था, तब वो चूहा जल गया था लेकिन कुछ ही देर में वो रीजनरेट होकर जिंदा हो गया था। ये देखकर वो साइंटिस्ट शॉक तो हुआ था, मतलब इन ज़ॉम्बीज को भी मिटाया नहीं जा सकता, ये दोबारा रीजनरेट होकर भी जिंदा हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।